Assalamu alaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एम्पावर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहजाद लतीफ़, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 का जो ई-कैट पेपर था उसका फिजिक्स पोर्शन। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 30 के 30 एमसीक्यूज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और आपको हर एमसीक्यू में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखना है। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यू था इसके आपसे वो कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन बिलो। आपको ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया गया था और इसकी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी। इस एमसीक्यू में जो स्टूडेंट्स ने ज्यादातर मिस्टेक की थी वो ये की थी कि उन्होंने क्या किया कि देखा कि ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम है और ये पैरेलल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 2 हैं, तो 10 को डिवाइड किया 2 पे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दी 5 ओम, जो कि गलत है। आपने ये गलती यहाँ पे नहीं करनी। अगर हम यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, मींस ये दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, ये बल्कि एक ही पॉइंट है। इस सर्किट को अगर मैं दोबारा रीड्रॉ करूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। ये दो रेजिस्टर है, एक पॉइंट है, उसके दोनों टर्मिनल्स भी इसी के साथ कनेक्टेड है और इसके दोनों टर्मिनल्स भी इसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। और अगर आप इस तरह किसी भी सर्किट की प्रैक्टिकली मेजर करके देखिएगा रेजिस्टेंस आपको हमेशा जीरो रेजिस्टेंस मिलेगी। कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी? हमेशा जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, उसकी रीजन ये क्या है कि यहाँ पे कोई भी सोर्स और सिंक नहीं है। हर सोर्स के लिए एक सिंक का होना लाजमी है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास वो सिनेरियो नहीं बन रहा होगा, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आएगी? 0 ओम आएगी। तो यहाँ पे आपने इसको 5 ओम नहीं करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अल्फा है, विच इज 0 ओम। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको जरा आपने ध्यान से समझना है। इसमें आपसे वो कह रहा है कि which of the following experimental techniques reduces the systematic error of the quantity being investigated। कि आप एक क्वांटिटी थी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और उसके अंदर फर्ज करें सिस्टमैटिक एरर आ गया है, तो इनमें से कौन सी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उस सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने में आपकी लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। सबसे पहला ऑप्शन है कि टाइमिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टू फाइंड द पीरियड। दूसरे में कह रहा है कि मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर रिपीटेडली एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज। जो तीसरा ऑप्शन है इसमें आपसे वो कह रहा है कि एडजस्टिंग एन एमीटर टू रिमूव इट्स जीरो एरर बिफोर मेजरिंग द करंट। अभी मेरी बात आपने जरा ध्यान से सुननी है। जब रैंडम एरर आता था तो रैंडम एरर आपको पता है किसी भी अननोन कॉज की वजह से होता है और उसकी वो जो हर मेजरमेंट को इक्वली इफेक्ट भी नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए आप क्या करते थे? नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को बढ़ा देते थे या फिर आप क्या करते थे उनका एट द एंड मेजरमेंट्स को रिपीट करते थे और एट द एंड एवरेज ले लेते थे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों आपके केसेस में भी सेम वही हो रहा है कि आप इसमें भी आपको क्या कहना है कि एवरेज ले लें, या फिर इसमें भी कह रहा है कि आप टाइमिंग का लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ले लें। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास पता है कि जो सिस्टमैटिक एरर है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर जो है वो किसी ना किसी नॉन काज की वजह से होता है और वो हर मेजरमेंट को इक्वली इफेक्ट भी कर रहा होता है। और उसको खत्म करने के लिए आप क्या करते थे, या तो आपके पास जिस डिवाइस के साथ आप मेजरमेंट करें उसको किसी दूसरी डिवाइस के साथ कंपेयर कर लें जो कि ठीक हो, या फिर आप एक करेक्शन फैक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जरा इस ऑप्शन में देखिए आपको वो कह रहा है कि एडजस्टिंग एन एमीटर टू रिमूव इट्स जीरो एरर, कि उसके अंदर जीरो एरर था। आपको पता है कि जीरो एरर क्या करता है? हर मेजरमेंट को इक्वली इफेक्ट करता है। अगर वो प्लस में है तो उसको प्लस उतना कर देगा, अगर वो थोड़ा सा उससे आगे मतलब 0 पॉइंट से आगे चला गया है तो उसको क्या कर देगा उतना मेजरमेंट में उस मेजरमेंट को उतना थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जीरो एरर है तो जीरो एरर को आपको पता है खत्म करने के लिए आप हमेशा करेक्शन फैक्टर ही अप्लाई करते हो। और करेक्शन फैक्टर जो अप्लाई करने का तरीकाकार है ये किसको ठीक करने का तरीकाकार है, किस रिड्यूस करने का तरीकाकार है? सिस्टमैटिक एरर को। तो इसका मतलब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली बनेगा, एडजस्टिंग एन एमीटर टू रिमूव इट्स जीरो एरर बिफोर मेजरिंग द करंट। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि इफ एफ सी जे एन एंड एम रिप्रेजेंट द फैराड कूलम जाउल न्यूटन एंड मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको ये कुछ सिंबल दिए गए थे और वो आपको बता रहा है कि ये किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। देन कहता है कि द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट हैज यूनिट्स।
आपने एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले यूनिट की वो बात कर रहा है फेरेड पर मीटर। यहाँ पे आपको पता है जो फेरेड है ये क्या किसका यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का, और जो कैपेसिटेंस है आपको पता है इसका अगर हम रिलेशन देखें सी का वो इक्वल होता है Q ओवर V, और ये हमारे पास इक्वल है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। यहाँ से अगर हम A एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है जो एप्सिलॉन नॉट है ये इक्वल आ जाएगा C इंटू D ओवर A। हमें पता है जो C है इसका यूनिट क्या है, फेरेड है, D का यूनिट जो है मीटर है, लेकिन एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर जो स्क्वायर है ये कट जाएगा तो यहाँ से पर मीटर चल जाएगा, तो फेरेड पर मीटर। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। अभी हम बात कर लेते हैं इस यूनिट की। इस यूनिट में आपको कह रहा है कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है जो कूलम्स का लॉ है उसके मुताबिक जो F है वो इक्वल होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ से आपने एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया, तो एप्सिलॉन नॉट हमें पता है इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई F इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों के यूनिट्स क्या है, कूलम है तो कूलम स्क्वायर, और फेरेड आपके पास यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर न्यूटन आ जाएगा, और R का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। यानी आपके पास ये जो ओवरऑल यूनिट है वो बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गिवन है। अब अगर इस ऑप्शन की बात की जाए तो आपने एनर्जी यहाँ पे जाउल है, जाउल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है जो एनर्जी है इक्वल होती है 1 ओवर 2 CV स्क्वायर। 1 ओवर 2 हमें पता है कांस्टेंट है, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए अगर इग्नोर भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल हो जाएगा E इज इक्वल टू C। हमें पता है अभी हमने पढ़ा था इक्वल होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और B हमें पता है ये इक्वल होता है W ओवर Q के। ठीक है, यहाँ से अगर आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट आपके पास इक्वल आ जाएगा E D, यहाँ से Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू W का स्क्वायर। हमें पता है इसका यूनिट भी जॉउल है, इसका यूनिट भी क्या है, जॉउल है। तो ये जॉउल ये वाला स्क्वायर में हम इससे इसके यूनिट से अगर फर्स्ट काट दें तो यहाँ पे आपके पास पर जॉउल और यहाँ से कूलम स्क्वायर और इन दोनों का यूनिट पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ओवरऑल यूनिट है वो बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर जॉउल पर मीटर। तो कूलम स्क्वायर पर जॉउल पर मीटर, इसका मतलब ये तीनों यूनिट्स एप्सिलॉन नॉट के हो सकते हैं। तो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा विच इज ऑल। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अपना एमसीक्यू नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अ हैवी पिक्चर फ्रेम इज टू बी हंग ऑन द वॉल एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक पिक्चर फ्रेम है जिसको आपने दीवार के साथ लटकाना, और ये एक हैवी फ्रेम है। हैवी फ्रेम है तो इसका मतलब है इसका जो मैस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जब मैस ज्यादा है हमें पता है तो इसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इसका वेट ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग्स है इनके अंदर जो टेंशन होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अभी बात कर रहा है देन आपसे वो कह रहा है कि assume that 2 points on the frame for attaching the string, मतलब कि इस फ्रेम के ऊपर ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पे आपने क्या करना है, अटैच करना है स्ट्रिंग के साथ इसको आर फिक्स, ये फिक्स पॉइंट्स हैं। देन कह रहा है कि which of the following statements is correct, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि longer length of string should be used to ensure that string is less likely to break, या फिर shorter length यूज करेंगे। और तीसरा ऑप्शन जो था उसमें कह रहा था कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी, कि मतलब वो आप जो मर्जी लेंथ यूज कर ले वो उसका उसके ब्रेक होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब आपके पास आपको पता है कि इसका वेट ज्यादा है तो इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रिंग्स है इनके अंदर टेंशन भी ज्यादा होगी। जब टेंशन ज्यादा हो और आपके पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कम हो तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इंश्योर करना है कि वो ब्रेक ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लार्जर लेंथ मतलब लॉन्गर लेंथ वाली जो स्ट्रिंग है वो यूज करना पड़ेगी ताकि उसके ब्रेक होने के चांसेस कम हो सके। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा, लॉन्गर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग should be used to ensure that string is less likely to break। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का और ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं विद बोथ विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। दोनों की जो इनिशियल स्पीड है मतलब vi ऑफ ए एंड vi ऑफ बी वो कितनी है इक्वल है और कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन क्या कह रहा है कि आपके पास एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो आपके पास ऑब्जेक्ट ए है उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है और जो अब स्क्वायर है और जो आपके पास ऑब्जेक्ट बी है उसका 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए ऑफ ए एंड ए ऑफ बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द ऑब्जेक्ट्स क्रॉस ईच अदर। आपने बताना है कितने टाइम के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 3 सेकंड या 3.5 4 या फिर 4.5 सेकंड्स। इस तरह का जो आपके पास अगर एमसीक्यू आ जाए तो उसको सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि आपके पास जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी आप फर्स्ट कीजिए कोई ऑप्शन पिक करें। ठीक है, आपने फर्स्ट कर लिया यहाँ से पिक किया 4 सेकंड। ठीक है, मैं 4 सेकंड को पिक करूंगा समझाने के लिए। आपने 4 सेकंड को पिक किया, इस 4 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें। उन दोनों डिस्टेंसेस को फिर आप ऐड करें। अगर वो 100 मीटर के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब वो उसी टाइम के लिए वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अदरवाइज वो क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कीजिए मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पता है जो हमें डिस्टेंस है उसका मान होता है s इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब मैं VI की वैल्यू मुझे पता है 10 है, टाइम मैंने अभी आपको बताया कि मैं फर्स्ट करूंगा 4 है, ये मैं A के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 4 आ जाएगा प्लस हाफ A हमारे पास कितना है ऑब्जेक्ट A के लिए अभी मैंने आपको बताया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और T आपने कितना फर्स्ट किया 4 का जब आप स्क्वायर देंगे तो आ जाएगा 16। ये जब आप कट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 तो एस ए आपके पास इक्वल आ जाएगा 48 मीटर। इसी तरह आप एस बी भी कैलकुलेट करें। एस बी आपके पास वही बी आई इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमें पता है बी आई कितना है 10 है, टी आपके पास 4 है प्लस हाफ टी आपके पास 1.5 है इस केस में और टी आपके पास वही 4 है, 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, ये हो गया 40 प्लस ये 16 को 2 में डिवाइड किया तो 8 आ जाएगा। 8 को आपने जब 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12 और ये बन जाएगा 52 मीटर। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे एस बी था एस ए प्लस एस बी। ऐसे आपके पास 48 है, ये आपके पास 52 है, दोनों को ऐड किया तो आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा 100 मीटर जो कि आपकी जो इनिशियल डिस्टेंस है उसके इक्वल है। तो इसका मतलब है ये 4 सेकंड्स के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन मास फॉर अ टाइम ऑफ 5 सेकंड। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का आपको मास नहीं पता, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक फोर्स, कितनी फोर्स है वो 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट करती है कितनी देर के लिए 5 सेकंड के लिए। मतलब कि आपके पास फोर्स भी गिवन है कितनी है 5 न्यूटन, टाइम गिवन है, टाइम भी कितना है 5 सेकंड्स। ठीक है, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो उसकी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है मतलब कि अब VF माइनस VA जो आप निकालते हैं वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपने उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक रिलेशन, जिस रिलेशन के मुताबिक आपको पता है जो फोर्स है वो इक्वल होती है MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाय T। ठीक है, मतलब कि जो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स। यहाँ पे आपको मास कैलकुलेट करने का कहा गया, लेकिन आपको ये जो आपके पास वेलोसिटी के अंदर चेंज है ये आपको गिवन है। यहाँ से अगर आप मास को कॉमन निकालने हैं तो आपके पास हो जाएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T।
ठीक है, यहां से आप t को f के साथ मल्टीप्लाई करें तो f क्रॉस t डिवाइडेड बाय किससे कर दे आप vf माइनस vi के, और ये इक्वल आ जाएगा mass के। आपको पता है जो फोर्स है ये भी 5 न्यूटन है, टाइम भी आपके पास 5 है, इस तरह वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो भी कितना है 5। जब आप 5 को 5 के साथ कट करेंगे तो आपके पास जो mass है वो बन जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा विच इज 5 किलोग्राम। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देने लगा हूं ताकि आप उस असाइनमेंट को खुद अपने हाथों से करें, और अगर किसी बच्चे को ये टॉपिक समझ नहीं मतलब उसने नहीं समझा हुआ तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है, तो वो जाकर वो वीडियो भी देख सकता है। मैं इंशाल्लाह कार्ड में इसका लिंक दे दूंगा। देन कह रहा है कि इस एमसीक्यू में आपसे वो कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट The average speed of the car is measured। आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने एवरेज स्पीड ऑफ कार मेजर की है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जीपीएस लोकलाइजेशन इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर एन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी देर के लिए आपने मेजर करना है 10 सेकंड्स के लिए। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल टाइम कितना है 10 सेकंड है, और जो आप लोकेशन जो डिस्टेंस ट्रेवल वो मेजर कर रहे हो किसके साथ कर रहे हो, जीपीएस लोकलाइजेशन के साथ। अब ये जो 10 सेकंड का आपके पास टाइम है ये आपने किसके साथ मेजर किया है, यहाँ पे आपको कह रहे हैं फॉर दिस पर्पस अ स्टॉप वॉच विद एन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेकंड। मतलब कि आपके पास जो वॉच थी स्टॉप वॉच उसकी आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दे दी गई है। यहाँ से आपने क्या करनी है उसकी अनसर्टेनिटी निकालनी। कौन सी अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वो क्यों निकाली वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड जीपीएस डिवाइस विद द लोकेशन अनसर्टेनिटी ऑफ 3 मीटर। जो आपने जीपीएस लोकलाइजेशन की डिवाइस यूज की थी उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है, वो 3 मीटर की है। कह रहा है कि इफ द डिफरेंस इन द लोकेशन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज 60 मीटर, कि आपके पास जो आप जहां से आपने मेजर करना स्टार्ट किया था और जहां पे आपने मेजर करना बंद किया उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 60 मीटर का। मतलब कि आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है 60 मीटर है। आपको टोटल डिस्टेंस भी गिवन है 60 मीटर, और जिस डिवाइस के साथ मेजर किया गया उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी गिवन है। इसी तरह आपके पास टोटल टाइम भी गिवन है और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी गिवन है। आपने क्या करना है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ कार। आपने जस्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके बतानी है। ये जाहिर सी बात है जब आप उसकी स्पीड कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये टाइम और जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है ये क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे। तो आप इन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को एट द एंड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक हिंट दे दी, मतलब आपको मैंने सारे के सारे हिंट दे दिए। आप इसमें करना क्या है, जस्ट आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए, जो सोल्यूशन आपको मिल जाए, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना। ठीक है, तब तक हम ये क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम ओवर इंटरवल ऑफ 5 सेकंड। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, और उसको 5 सेकंड के इंटरवल के दौरान उसकी जो वेलोसिटी के अंदर वेरिएशंस आ रही है उसको ग्राफ की मदद से जाहिर किया गया है। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है इसी ग्राफ की मदद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे वो पूछ रहा है the acceleration of the object at time instants of 0.5 second, 1.5 second, 3 seconds and 4.5 seconds is। इन इंस्टेंट्स के ऊपर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमें नजर आ रहा है कि कुछ ऐसे इंस्टेंट्स हैं जिनके ऊपर जो आपका ग्राफ है वो क्या बन रहा है, बिल्कुल लीनियर है। मतलब ये वाला इंस्टेंट पूरा का पूरा क्या है, ये आपके पास ग्राफ लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर है, यहाँ पे भी आपका ग्राफ क्या है, लीनियर है। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास एक ग्राफ लीनियर दिया गया हो उसकी स्लोप हमेशा 1 होती है। यहाँ पे मैं स्लोप की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्लोप कैलकुलेट करें, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। और हमने एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। इसका मतलब अगर हमारे पास इनकी स्लोप पता हो हमें तो हम इसका एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास लीनियर ग्राफ उसका आप स्लोप जो है वो 1 होती है। अगर वो मतलब इंक्रीजिंग है तो 1 है, अगर वो डिक्रीजिंग है तो वो -1 अगर लीनियर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 to 1 जैसे वो जा रहा है तो इसकी जो आपके पास वेलोसिटी है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इसके दरमियान जो ग्राफ आ रहा है वो लीनियर ग्राफ है, जिसका मतलब 0.5 जो टाइम इंस्टेंट है वो यहाँ पे कहीं पे आ गया। जब हम इस इंटरवल पे उसकी क्या कैलकुलेट इंस्टेंट उसकी क्या कैलकुलेट करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे, वो स्लोप कितनी आएगी 1 आएगी। तो इसका मतलब आपके पास 0.5 इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब ये वाला ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है,
देन यहाँ पे हमें पता है कि जो आपके पास वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है हमें पता है एक्सेलरेशन जीरो होता है। यहाँ पे देखिए जीरो किस पॉइंट पर बना, तो यहाँ पे जस्ट बी ऑप्शन में क्या है जीरो है, बाकी तीनों में 1 1 दे रहे हैं, इसको मतलब बाकी दोनों भी क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। अभी हमें पता चल गया बी होगा, लेकिन हम बाकी दोनों को भी क्रॉस चेक करेंगे। जब हम 3 की बात करें यहाँ पे देखिए 3 पे क्या है डिक्रीजिंग है, लेकिन लीनियर है तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 ही है। इसी तरह आपके पास 4.5 की बात करें तो यहाँ पे फिर इंक्रीजिंग है और लीनियर है, तो आपके पास क्या होगा अगेंस्ट आपका एक्सेलरेशन 1 होगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा बीटा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बच्चों को कह रहा है कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द 5 सेकंड इंटरवल इज, ये मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूं, पहले बता रहा हूं तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, ये ना हो कि आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते रहे और बाद में कहेंगे सर जी आंसर नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताना है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है 0 टू लेके 5 सेकंड के इंटरवल तक। ठीक है, 0.5 मीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है या फिर 3 मीटर, ये आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके नीचे हमें कमेंट में आंसर बताएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 इजी सा है, इसको लेकिन समझना आपने जरा ध्यान से है। ठीक है, इसमें आपसे वो कह रहा है कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मुझसे 2 बार लिखा गया है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड। 0 से 2 सेकंड तक आपने जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पहले यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जो मूव करवाया है, इसके लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा है वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास इस इंटरवल के लिए हमें पता है जो, चलिए इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा कि हमें पता है जो W है वो इक्वल होता है एफ डी के। एफ जो है वो एम ए के इक्वल होता है और जो डी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है और हमें पता है कि ये वाला जो टाइम इंटरवल है इसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। तो इस इंटरवल का जो आपके पास कह लीजिए वर्क डन है वो क्या होगा 0 होगा। मतलब हमें इस इंटरवल के लिए अलग से कैलकुलेट करना था वर्क डन और इसके लिए अलग से करना था, लेकिन इसका खुशकिस्मती से क्या हुआ वर्क डन क्या आ गया 0 आ गया ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0, आपका वर्क डन भी 0। ठीक है, इसका मतलब अगर हम जस्ट इस इंटरवल के लिए क्या कर रहे हैं उसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उस टोटल वर्क डन के इक्वल होगा जो कि उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए करना पड़ेगा। चलिए इसके लिए हम टोटल इसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये देखिए हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो शेप बनी है वो किसकी है, ट्रायंगल की है। ट्रायंगल के लिए हमारे पास ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ क्या है 1 है। तो इनको जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ से जो इसका डिस्टेंस निकल आएगा वो कितना होगा 1/2। तो यहाँ से जब आप वर्क कैलकुलेट करने जाएंगे तो वर्क आपके पास आ जाएगा, मास आपको ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मास आपके पास 2 है, एक्सेलरेशन आपके पास मैंने अभी आपको बताया है कि जब लीनियर ग्राफ हो तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 1 आ गया, डी आपके पास 1/2 है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से जो वर्क डन आ गया वो कितना आया 1 जूल। ठीक है, ये कितना है 0 to 1 है। इसी तरह 1 to 2 तक कितना है पता है 0 है, तो 1 को 0 में ऐड करें तो आपके पास जो टोटल वर्क डन है वो कितना रह जाएगा 1 जूल। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा बीटा विच इज 1 जूल। अभी हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप इज टू बी स्टडीड। एक आपने एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, एक पाइप के अंदर से फ्लो करता फ्लूइड को आपने स्टडी करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द बर्नौली इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल, कि इनमें से किस कंडीशन के ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। हमें पता है जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, उसके अलावा स्टेडी मोशन वाले फ्लूइड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। और देन अगर हम बात करें उसके नॉन विस्कस, मतलब ये तीनों कंडीशन अगर आपके पास फुलफिल हो रही हैं तो उनके ऊपर क्या कर रही होगी बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल हो रही होगी। अगर इन तीनों में से कोई एक भी आपके पास कंडीशन मेट नहीं करती तो आप उस बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपसे पहले ऑप्शन में वो कह रहा था फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज विस्कोस। अभी मैंने आपको कहा कि उसको क्या होना चाहिए, नॉन विस्कोस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो फ्लूइड है वो विस्कोस है। तो इसका मतलब है इसी कंडीशन की वजह से हम
जो अपनी बर्नौली से इक्वेशन है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा। ठीक है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली आर टू बी पुट इनटू ऑर्बिट। आपके पास दो सैटेलाइट्स हैं, दोनों कौन से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। एक का 10 किलोग्राम, दूसरे का 20 किलोग्राम। आपने दोनों को क्या करना है, ऑर्बिट के अंदर पुट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। हम देख लेंगे कि आपके पास कौन कौन से, हमें क्योंकि मास गिवन है तो मास के लिहाज से ही हर क्वांटिटी को चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस और ऑर्बिटल स्पीड दी हुई है, हमें पता है जो ऑर्बिटल रेडियस होता है और जो ऑर्बिटल स्पीड होती है ये दोनों के दोनों मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सैटेलाइट के मास के ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास ऑर्बिटल रेडियस और ऑर्बिटल स्पीड क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि हमें जस्ट उनका मास ही बताया हुआ क्या है, डिफरेंट है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में भी ये कह रहा है कि सेम ऑर्बिटल रेडियस एंड सेम ऑर्बिटल स्पीड, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो करेक्ट है। हमने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, नॉट करेक्ट होगा। देन ऑप्शन नंबर सी में आपसे वो पूछ रहा है, कह रहा है कि बोथ सैटेलाइट्स विल हैव सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है हमें पता है वो इक्वल होता है mv²/r। आपको ये मास के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, जब मास के ऊपर डिपेंडेंट है और मास क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होनी चाहिए थी, डिफरेंट होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सेम है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, नॉट करेक्ट। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में आपसे कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बोथ सैटेलाइट्स विल हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास के ऊपर। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम मास के ऊपर डिपेंडेंट है, जब मास डिफरेंट है तो एंगुलर मोमेंटम को भी डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट कह रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक था, लेकिन आपने नॉट करेक्ट वाला चूज करना, तो नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन आपके पास बनेगा चार्ली, व्हिच इज बोथ सैटेलाइट्स विल हैव सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप सो आपकी 12 एमसीक्यू में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर बाकी है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि 2 क्रिकेट बॉल्स collide इनइलास्टिकली। आपके पास दो क्रिकेट की गेंदें थी, वो क्या की, इनइलास्टिकली आपस में कोलाइड की हैं, टकराई हैं। आपने कंडीशन याद रखनी है किसकी है, इनइलास्टिक की। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। उस क्रिकेट बॉल की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा। अभी देखिए हमें पता है यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो इनइलास्टिक कोलाइजन की है। इनइलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है कि आपके पास जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और चेंज होकर भी यहाँ पे हमारे पास जाहिर सी बात है जब वो कोलाइड करेंगे उनमें कुछ ना कुछ उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, लॉस होने के बाद वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आपके पास केई जो है वो रिड्यूस करेगी, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो केई रिड्यूस एंड मोमेंटम कंजर्व, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन बन जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे वो कह रहा है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ कार राउंडिंग अ कॉर्नर इज v व्हेन द रोड इज ड्राई। आपको यहाँ पे कंडीशन कुछ दी हुई है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है किसकी, एक कार की, वो कितनी है, v है। कब, जब वो क्या कर रहा हो, राउंडिंग कर रहा हो किसी कॉर्नर के गिर्द। और कंडीशन एक और दी हुई है, रोड क्या है, ड्राई है। ठीक है, इसी तरह आपसे वो कह रहा है कि इफ इट इज नाउन दैट मैक्सिमम फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द व्हील्स इज हाफ। कि वो जो रोड था और जो आपकी वो जो कार थी उसके जो व्हील्स थे उनके दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है ना, फ्रैक्शनल जो फोर्स थी, ठीक है, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या कर दिया गया है, अब हाफ कर दिया गया है। ठीक है, देन क्या कह रहा है कि आप, और उसके केस, किस केस में, व्हेन द रोड इज वेट, रोड क्या है, जब गीला हो। व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर राउंडिंग द कॉर्नर इन वेट कंडीशंस। इन वेट कंडीशंस के अंदर आपने वो सेफ स्पीड कैलकुलेट करके बतानी है कि कितनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए कि आपके पास जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है उसको क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। इसका मतलब है अगर हम जो यहाँ पे फ्रिक्शनल जो फोर्स है उसको एफ ड्राई कह दिए, डी कह दें, और इसकी फोर्स को एफ डब्ल्यू कह दें, ये एफ डब्ल्यू क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। इसका मतलब इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एफ डी के क्या होगी, इक्वल होगी। और यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो कौन सी है, राउंड कॉर्नर्स है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो राउंड कॉर्नर्स है यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स होगी वो आ जाएगी mv²/r। यहाँ पे v जो है वो ड्राई कंडीशंस के लिए, यहाँ पे जो v है वो वेट कंडीशंस के लिए होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसको mv²/r, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे w। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास हमें पता है ये मास दोनों केस में कार का सेम और दोनों केस में रेडियस भी क्या है, सेम है। तो ये चीजें तो आपस में खत्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बची, और यहाँ पे 2 भी था। ठीक है, vd² इज इक्वल टू v
डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, आपने वी डब्ल्यू कैलकुलेट करना है तो वी डब्ल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगा वी डी ओवर 2 पूरे का अंडर रूट, और यहाँ पे स्क्वायर भी था। हमें पता है ये वी डी क्या स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा वी ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, अगर ड्राई को अगर हम खत्म कर दें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा। ठीक है, कि अगर आपको वैसे भी पता है कि जब आपके पास रोड गीला हो तो जो वहाँ पे जो फ्रिक्शन की फोर्स है, यहाँ पे फ्रैक्शन को गलत लिख दिया है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो रोड गीला होने से उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है तो उसकी वजह से आपकी जो सेफ स्पीड है वो भी कम होती है। लेकिन उसके ऊपर फर्क कितना पड़ा है वो भी हमने देखा। अगर हम उसको हाफ करेंगे तो हाफ करने से v डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इतने वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह आप इसको अगर मतलब डिफरेंट कंडीशन दे दीजिए, मतलब कि यहाँ पे हाफ की अगर आपको कहते हैं डबल कर दिया या 4th टाइम इंक्रीज कर दिया तो आप भी उसको भी सेम इसी तरह इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास जो पाथ था वो कौन सा था, कॉर्नर वाला पाथ था, राउंडिंग कॉर्नर। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अ पेंडुलम बॉब इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल हैव इट्स वेलोसिटी लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज एंगल ऑफ, कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को लीड करती है। ये तो उसने क्वेश्चन के अंदर ही हमें बता दिया, लेकिन आपने कैलकुलेट ये करके बताना है कि उनके दरमियान फेज एंगल कितने का होता है। ठीक है, हमें वैसे पता है जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो इक्वल होता है x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी हमें पता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लें तो वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी। यहाँ पे एक्स नॉट हमें पता है कांस्टेंट है, तो एक्स नॉट को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास जो टर्म रहेगी वो सिर्फ ये रहेगी साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसका हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा इनटू cos ओमेगा टी प्लस थीटा, क्योंकि हमें पता है जो साइन है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है। यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स नॉट इंटू ओमेगा साइन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस बी एंड ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई बाय 2। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, मेरे पास इसकी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि हमारे पास cos पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है ये इक्वल होता है, x जो है ये इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। ठीक है, इस वजह से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है कि फेज लीड है वो कितना है, पाई बाय 2 का है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास इस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फेज एंगल का है, मतलब लीड जो कर रही है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को कितने एंगल से कर रही है, पाई बाय 2 रेडियन से। ठीक है, आई होप सो आपको इन 15 एमसीक्यूज में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है। आज उसी फिजिक्स पोर्शन के हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 15 एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने पहले वाले नहीं देखे तो वो पिछली वीडियो में जाकर देख सकता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। और उसके साथ साथ आपसे ये भी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था। इसमें आपसे वो कह रहा है कि सस्पेंशन ब्रिज इज टू बी बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, कि एक रिवर है, उस रिवर के ऊपर आपने एक सस्पेंशन ब्रिज बनाना है, और वेयर द विंड इज फाउंड टू गस्ट एट 5 सेकंड इंटरवल्स, और उस जगह पे जो हवा का जो चलना है वो कितना है, वो 5 सेकंड इंटरवल्स के बाद चलती है। मतलब कि यहाँ पे आपको उस विंड का क्या दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है। टाइम इंटरवल दिया हुआ मींस हमें टाइम पीरियड गिवन है व्हिच इज 5 सेकंड्स। देन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्पैन ऑफ द ब्रिज इज एस्टिमेटेड टू बी 400 मीटर पर सेकंड। आपको वहां पे जो चलने वाली ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनकी स्पीड भी आपको बता रहा है वो कितनी है, 400 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको वेलोसिटी भी गिवन है व्हिच इज 400 मीटर पर सेकंड। अब ये वाली जो लाइन है ये जरा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये लाइन समझ आ जाती है तो आपको ये पूरा का पूरा एमसीक्यू समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इस लाइन में आपसे वो कह रहा है कि द ब्रिज विल रेजोनेट एट इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वाला जो ब्रिज आपने तामीर करना है ये किस पे रेजोनेट करेगा, अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर
इफ इट्स लेंथ इज, आपने उसकी वो लेंथ बतानी है, कब उसकी वो लेंथ कितनी हो कि वो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेट करे। आपको पता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू V बाय 2L। ठीक है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है, लेंथ हमने वैसे कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें टाइम पीरियड गिवन है, इस टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 1/t व्हिच इज 1/5 हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास L इज इक्वल टू V बाय 2F। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितनी है 400 है, तो L आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2, F 1/5 है तो 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 1000 मीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लिया, जिस लेंथ के ऊपर वो क्या करेगा अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेट करेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा बीटा व्हिच इज 1000 मीटर। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द फ्रिंज सेपरेशन फॉर अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न बी एट मैक्सिमम, कि ये आपको 4 केस दिए हुए थे उसने और आपने बताना है कि इनमें से किस केस के लिए जो आपकी फ्रिंज सेपरेशन है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। आपको पता है कि फ्रिंज सेपरेशन है उसको डेल वाइज का किया जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, और इसका फार्मूला होता है लैम्डा L बाय D। ठीक है, ये जो D है ये क्या होती है स्लिट सेपरेशन होती है, लैम्डा आपको पता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और जो L है ये क्या है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम डबल स्लिट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब इसको हमने क्या लेना है मैक्सिमम लेना है। ये किस केस में मैक्सिमम होगा, जब लैम्डा क्या होगा आपके पास लॉन्ग हो गई और उसके बाद L क्या है आपके पास लार्जर होगा और D क्या होगी लेस होगी। तो ये आपने केस देख लेना है कि इनमें से किस केस में से ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। D क्या हो स्मॉल हो, इसका मतलब ये D ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। D क्या है सिर्फ इन तीनों में स्मॉल है, तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। देन हमारे पास लेंथ है, लेंथ क्या होनी चाहिए थी लार्ज होनी चाहिए थी, तो लेंथ सिर्फ इन 2 केसेस में लार्ज है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन रह गए। अब हमारे पास जो वेवलेंथ है ये भी क्या होनी चाहिए थी लॉन्ग वेवलेंथ होनी चाहिए थी, और जो लॉन्ग वेवलेंथ का केस है वो किस में बन रहा है केस ए में। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो केस ए होगा व्हिच इज स्मॉल लार्ज एंड लॉन्ग। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ईच कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज, कि जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये दोनों के दोनों 2 लेंसेज के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये बात हमें वैसे भी पता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज द टेलीस्कोप सिमिलर टू द माइक्रोस्कोप व्हेन बोथ आर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब कि आपके पास वो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये दोनों जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ईच हैज लॉन्ग फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की जाए आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस दूसरा आईपीस, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है कम होती है, और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। और इसी तरह जो आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव की क्या है फोकल लेंथ क्या होती है लॉन्ग होती है, लेकिन उसके आईपीस की फोकल लेंथ क्या होती है कम होती है। इसका मतलब ये केस तो गलत हो गया। देन आगे क्या कह रहा है कि इन ईच द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। आपको पता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है दोनों के केस में जो आपको इमेज मिलता है वो हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल होता है अपनी नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है करेक्ट है। और अगर इसकी बात की जाए तीसरी स्टेटमेंट की इसमें कह रहा है कि द सेपरेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर फोकल लेंथ। ये वाला जो केस है ये टेलीस्कोप में तो है लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी तरह ये वाला केस भी दोनों में सेम नहीं होता। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ही होगा कि इन ईच द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद
unknown weight W is provided at a distance x from the edge। यहाँ पे देखिए आपको इस पॉइंट से इसको डिस्टेंस x क्या किया गया है, इधर रखा गया। ये क्या है, रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है और इसका वेट जो है वो W है और ये अननोन वेट है। देन क्या कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द सिस्टम इज इन एक्विलिब्रियम। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये वाला जो सिस्टम है ना ये एक्विलिब्रियम में होगा। कब एक्विलिब्रियम में होगा, व्हेन अ फोर्स ऑफ F1 इक्वल टू 1 न्यूटन। मतलब ये वाली जो फोर्स यहाँ पे लग रही है अपवर्ड, ये F1 है और ये कितनी है 1 न्यूटन है। एंड F2 इक्वल टू 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम और F2 कितना है 3 न्यूटन। और इसको क्या किया है, ये फोर्सेज जब सिस्टम के ऊपर अप्लाई की जाती है तो ये सिस्टम क्या होता है, एक्विलिब्रियम में होता है। मतलब कि इस फोर्स की वजह से जो पैदा होने वाला टॉर्क है और उस फोर्स की वजह से जो पैदा होने वाला टॉर्क है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि आप जो τ1 है वो इक्वल होगा τ2 के। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो τ1 है उसमें से अगर हम τ2 माइनस कर दें वो इक्वल आना चाहिए 0 के। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है x है और टोटल लेंथ कितनी थी 1 मीटर थी। इसको मतलब ये वाली जो रिमेनिंग लेंथ है ये कितनी होगी 1 माइनस x, ठीक है। तो ये वाली आपके पास लेंथ आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस लेंथ को इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस लेंथ को इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा 3x। और इसी तरह जब हम τ1 के लिए 1 को अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई के साथ 1 माइनस x तो वहां से आ जाएगा 1 माइनस x और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x और 1 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। इसी तरह यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा 1/4 व्हिच इज 0.25 मीटर। इसी तरह 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 0.75 आएगा। इसी तरह 0 ये वाली हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी बच जाएगी 0.75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन जो टॉर्क है वो कितना आएगा 0.75 ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है ये क्या होगा, एक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में 0.25 का ऑप्शन नहीं था तो यहाँ, लेकिन 0.3 है तो ये इसके करीब है तो हम यही कहेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। वैसे भी यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो x जो है 0.75 कह रहा है, इसमें x आपको 0.5 कह रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपके पास एज है ये इतना नहीं है कि ये दोनों साइडों पे इक्वल हो। यहाँ पे क्या हो कि ये x इस साइड से बहुत ज्यादा हो कि आप इसको 0.75 भी कह सके। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 20 आपने जरा ध्यान से समझ लेना है, मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देने लगा हूँ। इजी सा है, बस आपने इसको समझना है कि आपने इसमें करना क्या है। कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फ्रीड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट h। एक चोटी थी, उस चोटी की हाइट कितनी है h है। उस हाइट h से आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को फ्री किया, यहाँ से छोड़ा है, ठीक है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v थी। अब यहाँ से क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जब कुछ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा और वर्टिकली भी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब क्या करेगा, ग्राउंड पे आके टकराएगा तो एक एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ v एंड h, कि अगर v और h की कौन सी वैल्यूज हो कि ये जो थीटा है हमें मैक्सिमम मिले, ठीक है। आपने जस्ट इन v और h की वैल्यूज का कॉम्बिनेशन निकालना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन क्या होगा हमें मैक्सिमम आउटपुट देगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई है कि इसमें आपने करना क्या है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंफ्यूजन को दूर करें। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोस चेंजेस रिप्रेजेंटेड बाय x changes to y, y changes to z and then to x as shown below। कि यहाँ से क्या हुआ, x चेंज होके पहले किसकी तरफ गया, y की तरफ, y से फिर z की तरफ और z चेंज होके x की तरफ आया। आपने क्या करना है कि which one of the following sets could describe the set of changes। ये जो आपके पास कुछ सेट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या करेगा, उसको परफेक्टली डिस्क्राइब कर देगा। यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले हम देखते हैं x और y को। x और y को अगर देखा जाए तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम पहले डिक्रीज हो रहा है, देन क्या कर रहा है, थोड़ा सा
इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ पे पहले स्टार्ट में क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। वॉल्यूम डिक्रीज होना मतलब क्या है, वो कंप्रेस हो रहा है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, एक्स और वाई। आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है कि एडियाबैटिकली वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ये होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज होता रहता है, प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करता रहता है, प्रेशर डिक्रीज होता रहता है, तो हम कह सकते थे वो आइसोथर्मल था। क्योंकि हमें पता है आइसोथर्मल के केस में P1 V1 P2 V2 होता है। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन मैट नहीं करे, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये कंप्रेशन तो है, लेकिन कौन सी कंप्रेशन है, एडियाबैटिक। तो इसका मतलब है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन सी और डी रह गया। अगर हम बात करें वाई और जेड की, वाई और जेड में अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, अगर प्रेशर इंक्रीज हो तो आपका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर आपका प्रेशर क्या हो, डिक्रीज हो, तो वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। किसके केस में, आइसोथर्मल के केस में, ये वाला केस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे इस केस में क्या है कि आपके पास एक्सपेंशन हो रही है। और एक्सपेंशन कौन सी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हम देख लेंगे इनमें से आइसोथर्मल एक्सपेंशन कौन सी है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन दोनों ऑप्शन है, इसका मतलब अगेन इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। अभी यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है कि आपका Z2X जब जाता है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होना मतलब कि वो क्या हो रही है, अगेन कंप्रेशन हो रही है। किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे कंप्रेशन एंड कांस्टेंट प्रेशर कहाँ पे, तो ये ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्योंकि डी में आपको बता रहा है कि ये क्या है, कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, व्हिच इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि which one of the following statement is correct। आपने बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज। क्या E और V बाय जो D है ये स्केलर क्वांटिटीज होती है? नहीं, ये दोनों क्या है, वेक्टर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। दूसरी में कह रहा है कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये आपको कह रहा है कि E जो है वो इक्वल होता है माइनस V बाय D के। तो ये हमें पता है कि ये वाली जो चीज है ये ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी वो बीटा की। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि a long straight wire XY lies in the same plane as the square of loop of wire PQRS which is free to move। कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है XY और एक आपके पास स्क्वायर लूप है PQRS। ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन के अंदर पड़े हुए हैं और ये जो PQRS है ये फ्रीली मूव कर सकता है। देन कह रहा है कि वायर एंड द नहीं, यहाँ से कह रहा है कि साइड्स PS एंड QR इनिशियली पैरेलल टू XY। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये PS और जो QR है ये क्या है, XY के पैरेलल है। देन द वायर एंड द लूप कैरी करंट्स एज शोन इन द फिगर। कि इनमें से ये दोनों ये वायर जो है और ये जो स्क्वायर है आपके पास इन दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है। वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो S से R की तरफ, R से Q और Q से P और P से S की तरफ, इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। देन आपसे वो पूछ रहा है कि व्हिच विल बी द इफेक्ट ऑन द लूप, कि इस लूप के ऊपर इनमें से कौन सा इफेक्ट होगा। पहले इफेक्ट आपसे बात कर रहा है कि इट विल मूव अवे फ्रॉम द लॉन्ग वायर, इट विल मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग वायर, और इट विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू XY, या फिर इट विल बी अनइफेक्टेड। आपने बताना है कि इनमें से इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए हमें नजर आ रहा है कि ये जो XYS की लेंथ और यहाँ पे आपके पास ये जो साइड्स PS एंड QR इनकी लेंथ में फर्क हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। इसको मतलब ये वाली जो PS और QR है इसके ऊपर ये इसकी वजह से जो फोर्स है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो भी इफेक्ट होगा वो ये वायर करेगी। तो ये क्या करेगी, इस लूप को अपने से परे धकेल देगी। परे धकेल देगी का मीन ये क्या करेगी, ये जो आपका लूप है ये इट विल मूव अवे फ्रॉम द लॉन्ग वायर। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बच्चों को कह रहा है कि यूनिफॉर्म वर्टिकल वायर इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग अ मैश फ्रॉम इट्स लोअर एंड। एक यूनिफॉर्म वर्टिकल वायर थी, उसके लोअर एंड पे क्या किया गया है, मैश को बांधा गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गई है, स्ट्रेच हो गई है
देन आपसे वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द स्ट्रेन इन द वायर। आपको पता है जो स्ट्रेन है वो इक्वल होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो चीज है वो क्या है स्ट्रेन को इफेक्ट नहीं करेगी। ऑप्शन ए में आपसे वो कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल। अगर यंग्स मॉडुलस की बात की जाए, आपको पता है जो यंग्स मॉडुलस है वो इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इसका मतलब यंग मॉडुलस जो है वो स्ट्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है और जो स्ट्रेन है वो यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात की जाए तो मैंने अभी क्या कहा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, तो इस वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या करेगा, इस स्ट्रेन को इफेक्ट करेगा। देन आपसे वो कह रहा है कि अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ वायर, वो वायर का हिस्सा जो कि स्ट्रेच हुआ ही नहीं है तो वो उसके स्ट्रेन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है वो हिस्सा जो इफेक्ट नहीं होता वो उसको भी इफेक्ट नहीं करेगा। और लोड अप्लाइड जाहिर है जितना ज्यादा आप लोड अप्लाई करोगे उतनी उसकी लेंथ के अंदर चेंज आएगी, तो लोड अप्लाइड भी क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे वो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव डिके रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई, कि इनमें से कौन सा एक कॉम्बिनेशन आपने बताना है कि ठीक है जब अब वो अगर डिके प्रोसेस होगा तो आपके पास जो बनने वाला नया बनने वाला न्यूक्लियाई होगा वो पहले ओरिजिनल न्यूक्लियाई का क्या होगा, आइसोटोप होगा। अगर आइसोटोप की बात की जाए, आपको पता है आइसोटोप एक ऐसी चीज होती है जो कि क्या है, एलिमेंट जो है वो सेम होता है लेकिन उस एलिमेंट के जो एटम्स है उनका मास नंबर क्या है वो चेंज हो जाता है और उनका जो चार्ज नंबर है वो सेम रहता है। मतलब फर्स्ट करें हमारे पास जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो आपके पास मास नंबर है वो हम क्या लेते हैं, यहाँ एक्स से कर लेते हैं, ठीक है, कि ए होगा उसका चार्ज नंबर क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे मैं जस्ट एक ऑप्शन को डिस्कस करूंगा, वो ऑप्शन है आपके पास ये बीटा, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आप इस लिहाज से खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब अल्फा इसके अंदर से निकलेगा, जब अल्फा निकलेगा तो हमें पता है जो अल्फा है वो इक्वल होता है एच ई के हीलियम, मतलब इसमें 2 जो है इसका चार्ज नंबर है, 4 इसका क्या है, मास नंबर है। यहाँ पे यानी क्या होगा कि इसकी वजह से हीलियम के निकलने की वजह से ए में से क्या आ जाएगा -4, ए -4, इस तरह Z में से क्या आ जाएगा, Z -2, ठीक है। और जो आपके पास जो नया एलिमेंट है वो ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको साथ में 2 बीटा भी कह रहा है, 2 बीटा आपके पास पता है जो बीटा है ये क्या होता है E0 -1, इसका मतलब ये -1 है, अगर 2 निकलेंगे तो -2 होगा, ये -2 यहाँ पे अगर इसको प्लस करेंगे तो ये -2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये आपके पास अगेन क्या रह जाएगा, चार्ज नंबर Z ही रह जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर ये वाला प्रोसेस होगा तो हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो किसकी होगी, आइसोटोप की होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि बीटा एक चार्ज को रिप्लेस कर देगा, इस केस में Z-1 रह जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास Z+2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 बीटा है। और इस केस में अगर बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे इसके जो चार्ज नंबर में तो 8 का फर्क पड़ेगा, लेकिन बीटा की वजह से यहाँ पे फिर वो फर्क आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ ये बीटा ही है। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड। आपको एक कैपेसिटर दिया गया है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 5 माइक्रोफैरड है, और वो जो कैपेसिटर है वो कौन सा है, एयर फील्ड है, मतलब कि उसकी जो प्लेट्स है उसके बीच में कौन सा मीडियम है, वैक्यूम है। तो आप यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे लिखोगे वैक्यूम वाले केस में वो कितनी है, वो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और ये इक्वल किसके है, 5 माइक्रोफैरड के। देन आपको कह रहा है कि स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 20 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम। अब क्या किया है, एक 20 की मतलब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आपको बताया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 20 है। इस इतनी परमिटिविटी वाली एक स्लैब क्या की गई है, उन प्लेट्स के बीच में रखी गई, मतलब कि आप उसके अंदर क्या करवा दिया, एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब आपने क्या करना है कि द कैपेसिटेंस इज नाउ, अब आपने इसकी जो नई कैपेसिटेंस है वो बतानी है। आपको पता है जो C मीडियम होता है ये इक्वल होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। आपको A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D तो गिवन है, वो कितना है, 5 माइक्रोफैरड। एप्सिलॉन नॉट कितना है, 20 है, तो आप सिंपली क्या करें, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 व्हिच इज 100, और ये क्या था, 7 माइक्रो था, तो माइक्रोफैरड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, 100 माइक्रोफैरड व्हिच इज अल्फा। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि a transformer has 50 turns on primary side and 200 turns on the secondary side। मतलब प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 200 है। मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गई है बढ़ गई है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है ये कौन सा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देन क्या कह रहा है कि इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट, आपको आरएमएस वैल्यू दी गई है कि प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट की। प्राइमरी वोल्टेज आपके पास 110 है और करंट कितना है 2 एम्पीयर है रिस्पेक्टिवली। अब आपने क्या बताना है देन द सेकेंडरी करंट इज अबव, आपने जो सेकेंडरी करंट को कैलकुलेट करना है। आपको पता है जो प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स है उनकी जो रेशियो है वो इक्वल होती है ns डिवाइडेड बाय np और ये इक्वल होता है ip डिवाइडेड बाय is। यहां पे हमने जस्ट क्या करना है is कैलकुलेट करना है, ns भी गिवन है हमारे पास, np भी गिवन है। तो यहां से हम देखेंगे कि is जो है वो इक्वल आ जाएगा ip मल्टीप्लाई बाय np डिवाइडेड बाय ns। ठीक है, ip हमें पता है कितना है हमारे पास 2 एम्पीयर है, np हमारे पास 50 है और ns हमारे पास कितना है 200 है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 और ये करंट है आपके साथ यूनिट आ जाएगा एम्पीयर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा चार्ली विच इज 0.5 एम्पीयर्स। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आपको एक और असाइनमेंट आने वाली है, जरा इंतजार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज m, कि एक आपके पास अगर ऑब्जेक्ट हो उसका रेस्ट पे मास क्या होता है m है। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको मतलब कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक आपको बताना है कि एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको पता है स्पीड इंक्रीज करने से जो मास है वो भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा। आप इसमें वो जाके इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए असाइनमेंट है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले बता रहा हूं, इसमें कह रहे हैं कि टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, दो आपके पास छोटे कंडक्टिंग स्फीयर्स है S1 और S2 ऑफ द सेम वेट, दोनों का वेट भी क्या है सेम है, हैंग फ्रॉम लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, और इनको किससे लटकाया गया है इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स के साथ, ऑफ द सेम लेंथ, और उन स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या है वो भी सेम है। ठीक है, देन कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट P1, जो S1 को मतलब हैंग किया है वो P1 के पॉइंट के साथ है और जो S2 है वो P2 पॉइंट पे है। कह रहा है कि which are on the same level, ये P1 और P2 क्या है ये एक सेम लेवल के ऊपर है। ठीक है, देन कह रहा है कि S1 has charge Q1 while S2 has charge 2Q, मतलब कि उसके ऊपर जो चार्ज है ये Q है लेकिन S2 के ऊपर चार्ज कितना है डबल है किससे S1 से। देन कह रहा है रिपल्सिव फोर्स बिटवीन S1 एंड S2 causes their strings to be inclined at angle θ1 and θ2। अब इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स थी उसकी वजह से क्या हुआ कि ये दोनों जो आपके पास स्पेस थे ये क्या हुए ये θ1 और θ2 पे इंक्लाइन हो गए हैं। देन आपने क्या फाइंड करना है टू द वर्टिकल, ये एंगल किसके साथ बन रहा है वर्टिकल के साथ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ sin θ1 एंड sin θ2, आपने θ1 और θ2 की जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका जो थीटा होगा ना वो एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते आएंगे। ठीक है, जब एक दूसरे से मिलते जुलते आएंगे तो इनकी आप जब रेशियो निकालोगे तो आपको पता है वो कुछ ऐसी होगी 1 के करीब, तो आपने उसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके हमें नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 30। अब ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है, इसको आपने जरा ध्यान से समझना है। इसमें आपसे वो कह रहा है कि द डायग्राम बिलो शोज अ लॉजिक नेटवर्क, कि आपको ये जो डायग्राम है ये किसी लॉजिक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। देन आपको बताना है कि व्हिच सिंगल गेट इज इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क, कौन सा एक सिंगल गेट है इस नेटवर्क के इक्वल हो सकता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एंड गेट है, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सओर गेट। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे आपने क्या देनी है इनपुट देंगे, तो आप फर्ज कीजिए यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं x और y, और इसी के क्रॉस आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिल रही है वो क्या है z है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास x है, ये y है और ये क्या है z है। मैं बताइए इसके x और y के कितने केस हो सकते हैं, 4 केस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम वो 4 केस ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन से होंगे 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, इन्हीं 4 इनपुट्स के क्रॉस हम आउटपुट्स कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके बता देंगे कि ये किसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए जब हम 0 0 देंगे तो 0 0 हमें पता है नैंड गेट क्या देता है 1 देता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा
1। लेकिन इसी 0 0 को जब हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, नोट करेंगे, और ये 0 0 क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। 1 1 जब इसके अंदर जाएगा तो ये हमें क्या इनपुट आउटपुट देगा 0। ठीक है, ये 1 और 0 जब एंड गेट में जाएंगे तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगी, आउटपुट 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जब 0 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। देन इसी तरह अगर हम 0 और 1 की बात करेंगे, 0 और 1 हमें पता है कि जब जाएगा इसके अंदर नैंड गेट के अंदर तो 0 और 1 को भी ये क्या करता है, हमें 1 देता है। यहाँ पे फिर अगेन क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह ये 0 और 1 को क्या कर देगा, ये 0 को 1 कर देगा, 1 को 0, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 1 को आप ऐड करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, 1। इसी तरह आप 1 0 के केस में भी ये कि 1 0 के केस में भी आपको 1 मिलेगा। 1 को ये 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, तो अगेन आपको 1 मिलेगा। 1 1 को आप अगेन करेंगे एंड तो आपको फिर आउटपुट क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसी तरह जब 1 1 की बात करते हैं, 1 1 है तो 1 1 पे हमें पता है एंड क्या देता है, हमें 0। लेकिन ये एंड पे हमारे पास जो आउटपुट है वो नोट होकर आएगी, मतलब यहाँ पे 0 0 जाएगा। 0 0 में हमें नैंड क्या देगा, 1। तो जब आप 1 और 0 को करेंगे एंड तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 0। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक ट्रुथ टेबल बन गया है। इस ट्रुथ टेबल में ये है कि सेम जब आप इनपुट्स आती हैं तो हमें 0 मिलता है, और जब डिफरेंट इनपुट्स आती हैं तो हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो लॉजिक नेटवर्क है ये इसके इक्वल है हमारे XOR सर्किट के। हमें पता है कि XOR में क्या होता है कि डिफरेंट पे हमें 1 आउटपुट मिल रही होती है और सेम के ऊपर हमें 0 आउटपुट मिल रही होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा XOR सर्किट होगा। आई होप सो आपको इन 30 MCQs में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अगर फिर भी अगर कोई मसला रह गया, कंफ्यूजन रह गया तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और जो मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं उसको लाजमी सॉल्व करके नीचे आपने कमेंट करके आंसर बता रहे हैं हमें। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और दुआ में याद रखिए।